Hello, good morning, friends, and welcome you all again with a new topic. आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, समझने का प्रयास करेंगे। वह है हिस्ट्री सीरीज का, जो हम राइज ऑफ मगध एम्पायर कर रहे थे, उसी से आगे का सीरीज है जो सिकंदर का भारत विजय अभियान। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सिकंदर का भारत विजय अभियान। सिकंदर एक महान विजेता के रूप में इतिहास में दर्ज है और उसने विभिन्न मेसोडोनियाई और यूनानी राज्यों को विजय करने के बाद जो है भारत विजय अभियान की ओर आया था और उसमें सिकंदर का भारत विजय अभियान सफल भी रहा। उसने शासन किया, कई राजाओं को हराया। तो उसी से संदर्भित आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सिकंदर का अभियान और उससे जुड़ी हुई रोचक कहानियाँ कि उनके विजय अभियान को आरंभ को हम एक कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में देखेंगे। बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी होने वाली है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप CVT PG हिस्ट्री के लिए या UG हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, UG लेवल की, वहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं। UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री विषय से, उसके लिए उपयोगी है। इसके साथ ही साथ बेसिक जो इतिहास की किताबें होती है, पुस्तकें होती है, जो 11, 9, 10th और 11, 12th में पढ़ाई जाती है, उन सब के लिए सामान्य रूप से सिकंदर विजय अभियान जो है वह अति महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम एक इंटरेस्टिंग कहानी के रूप में आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। चैनल पे अगर आप नए आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय समय पे मिलती रहे। और इसके साथ ही साथ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करते हुए। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की सिकंदर विजय का अभियान और उससे जुड़ी हुई रोचक कहानियाँ। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह यूनानी आक्रमण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिकंदर जो था यूनानी शासक जो है, मकदूनिया का शासक फिलिप का पुत्र था। और यह आक्रमण जो है यूनानी आक्रमण के रूप में जाना जाता है। और उन्हीं यूनानियों का नेता था सिकंदर, कि जो भी यूनानी आक्रमणकारी रहे हैं उनका नेतृत्व सिकंदर करता था, सिकंदर नेता रहा है। इसलिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो नेता सिकंदर, उसका आशय है कि यूनानी आक्रमणकारियों का नेता सिकंदर था। और जिस समय यूनानी आक्रमणकारी जो हैं भारत पे आक्रमण कर रहे थे या विजय प्राप्त करने की सोच रहे थे, उस समय भारत जो है उसमें जो इसके छोटे छोटे राज्य थे उसमें विभक्त था। और उन छोटे छोटे राज्यों के बीच में आपसी संघर्ष, ईर्ष्या, द्वेष के फलस्वरूप उनमें एकता स्थापित नहीं थी। इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारतवर्ष पर अपना शासन स्थापित करना, या यूँ कहें कि विजय स्थापित करना आसान हो गया था, क्योंकि राज्य जो थे, भारतीय राज्य थे उस समय के तत्कालीन, वो कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे और उनमें एकता का अभाव था, पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष भी थी। फलस्वरूप विदेशी आक्रमणकारियों ने
उसका लाभ उठा करके यहाँ पर शासन किया। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ हम सिकंदर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कभी कभी इस तरह यहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा और अपने स्मरण में लाने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम देखें तो सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था, अर्थात इसके पिता का नाम था फिलिप और मकदूनिया का शासक रहा है। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व अर्थात 356 ईसा पूर्व में हुआ था और सिकंदर 20 वर्ष की आयु में एज ऑफ 20 वर्ष की आयु में ही सिंहासन पे बैठा था और 331 ईस्वी पूर्व में अखमनी साम्राज्य को नष्ट करके अर्थात उस पर विजय प्राप्त करके किया। फिर 327 ईस्वी पूर्व में बैक्ट्रिया पे आक्रमण करता है सिकंदर और बैक्ट्रिया पे आक्रमण और उस पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत विजय की ओर अग्रसर होता है और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आती है कि सिकंदर का भारत विजय अभियान की शुरुआत होती है और सिकंदर भारत पे अपने विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए भारत की ओर बढ़ता है, जो सिकंदर के भारत विजय अभियान के नाम से जाना जाता है। सिकंदर के भारत विजय का अभियान देखें तो उसमें भी बहुत रोचक और इंटरेस्टिंग कहानियाँ रहा है, जिसको हम समझने के लिए और स्मरण में रखने के लिए याद करने के पर्पज़ से इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि सिकंदर विजय का या सिकंदर के भारतीय अभियान के प्रमुख चरण कि उसको चरण बाय चरण देखे, स्टेप बाय स्टेप कि सिकंदर ने किस तरह से भारत पर आक्रमण किया, उसको चरण के रूप में बांट करके देखते हैं। तो इसको 3 चरणों में देखा जा सकता है। फर्स्ट जो है वह ब्यास नदी तक के अभियान, दूसरा सिंधु और झेलम के बीच का अभियान और तीसरा जो है झेलम और ब्यास के बीच का अभियान। तो इन 3 अभियानों के रूप में भारत पर जो सिकंदर का आक्रमण रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। जो सबसे पहला है वह है ब्यास नदी तक का आक्रमण या ब्यास नदी तक का अभियान के रूप में से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पूर्व में ही बताया कि 327 ईस्वी पूर्व में उसने बैक्ट्रिया पर अपना राज्य जमा लिया था और बैक्ट्रिया पर जैसे ही उसने आक्रमण किया और उसको विजय प्राप्त कर लिया, उसने भारत विजय की ओर अपना अभियान निश्चित कर लिया था और इस विजय अभियान के दौरान उसे अर्थात सिकंदर को 2 शब्द चरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जब 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर हिंदू कुश पर्वत, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हिंदू कुश पर्वत है, उसको पार करते हुए जलालाबाद पहुंचा और वहां पर निकाई नामक नगर में उसने सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया, अर्थात जो सिकंदर की सेना थी उसको 2 भागों में बांट दिया और अलग अलग क्षेत्रों में अभियान का नेतृत्व जो है रखा। एक पहले भाग का नेतृत्व जो किसी और उसके सेना के व्यक्ति थे उसको सौंप दिया गया और जो दूसरा दल उस समय रहा उसका नेतृत्व सिकंदर ने संभाल रखा था और पर्वतीय प्रदेश और जो दुर्गम जातियां जो वहाँ पर रहती थी हिंदू कुश के आसपास, उनके साथ उसका अभियान होता है और जमकर संघर्ष होती है, लड़ाइयाँ होती है, जो एक भीषण युद्ध के रूप में जाना जाता है। उसमें लगभग 40,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे और अंततः जो है
उसमें सिकंदर का विजय होता है, क्योंकि उस युद्ध में जो अस्कोनाई एक जाति होती थी जिसके साथ सिकंदर का सामना हुआ, लेकिन अंत में विजय सिकंदर को प्राप्त हुई। तो इस तरह से सिकंदर जो है सिंधु नदी के किनारे पहुंचा और वहां पर उहिंद नामक स्थान पर सिंधु नदी को पार किया और वहां से तक्षशिला की ओर आगे बढ़ता है। और तक्षशिला के जो नरेश थे, अर्थात जो एक भारतीय राज्य के रूप में था उस समय तक्षशिला, वहाँ के राजा थे आम्भी। उसने तो सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर ली थी और बहुत बड़ा भव्य स्वागत सिकंदर का किया था। इससे सिकंदर का जो अपना विजय का साहसी अभियान जो है उसको बल मिलता है और सिकंदर सिंधु से झेलम की ओर बढ़ता है, जो सिंधु और झेलम के बीच का अभियान के रूप में जाना जाता है। तो जब सिकंदर तक्षशिला पहुंचा, वहाँ से उसने तक्षशिला से झेलम प्रदेश के जो शासक थे पोरस, तो यहीं पे दोस्तों बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलेगा कि सिकंदर ने पोरस के शासक को एक संदेश भिजवाया, मैसेज भिजवाया और ये कहा कि वो आत्मसमर्पण कर ले। लेकिन चूंकि पोरस एक स्वाभिमानी और अभिमानी शासक था, उसने सिकंदर के जो इस प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया और सिकंदर का सामना करने के लिए वो तैयार हो गया। तो इस तरह से झेलम नदी के तट पे पोरस पर ये सिकंदर फिर आक्रमण करता है और अपनी सेना को लेकर के वह पहुंचता है। तो झेलम नदी बीच में रहती है और झेलम नदी के एक तरफ सिकंदर की सेना और दूसरी तरफ पोरस की सेना, जो पोरस और सिकंदर की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, वह हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो यही जो सिंधु और झेलम नदी है, वहाँ पर पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ाइयाँ होती है। पहले दोनों सेनाएं झेलम नदी के एक तरफ और दूसरी तरफ रहती है। धीरे धीरे दोनों सेनाओं के बीच, अर्थात सिकंदर की सेना और पोरस की सेना के बीच यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है और सिकंदर पोरस को, चूँकि पोरस की जो सेना थी बहुत वीर थी, बहादुर थी, संगठित थी, तो इस युद्ध में हालांकि पोरस की सेना हार जाती है और पोरस की सेना हारने के बाद सिकंदर विजयी होता है, जो पोरस वर्सेस सिकंदर के नाम से जाना जाता है ये लड़ाई। और इसमें विजय अंततः सिकंदर की होती है। लेकिन दोस्तों मज़ेदार बात ये रहती है कि ये जो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ उसको हम जुमलेबाज युद्ध के नाम से भी जान सकते हैं। अपने याद रखने के लिए इसको इंटरेस्टिंग बना दीजिए कि जुमलेबाज युद्ध इसको इसलिए कहा जा रहा है सिकंदर और पोरस के बीच की लड़ाई का, क्योंकि इस युद्ध में सिकंदर विजयी तो हो जाता है, सिकंदर की सेना जीत जाती है, लेकिन पोरस की वीरता से सिकंदर प्रभावित होता है और उसका जीता हुआ राज्य उसको लौटा देता है। तो अर्थात पोरस की हार होती है, फिर भी उसके राज्य को सिकंदर पोरस की वीरता से प्रभावित होकर के उसके राज्य को लौटा देता है। इसके पीछे सिकंदर का एक कूटनीतिज्ञ चाल था कि इस जो लड़ाई थी सिंधु झेलम नदी के बीच सिकंदर और पोरस के बीच का, उसमें सिकंदर एक कूटनीतिक के रूप में काम कर रहा था और उसने ऐसा पाया कि पोरस जैसा वीर भारतीय शासक को उसकी ज़रूरत है और उसे ये लगा कि अगर पोरस उसका साथ देगा तो पूर्व में जो यूनानी साम्राज्य की अपनी रक्षा कर सकता है, इसलिए उसने उसे क्षमा कर दिया और उसके राज्य को लौटा देता है। तो इसीलिए इसको
पोरस के और सिकंदर के बीच के इस युद्ध को एक जुमलेबाज युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात हार कर भी पोरस की जीत होती है। तकनीकी रूप से इसमें सिकंदर विजयी रहा, लेकिन कूटनीति के तौर पे उसने उसको पोरस को उसका जीता हुआ राज लौटा देता है। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो ये झेलम और ब्यास के बीच का अभियान आता है। तो पोरस को जब पराजित कर दिया सिकंदर ने, उसके बाद वह पूर्व की ओर चढ़ाई करने के लिए जाता है और यहाँ पर रावी पार करने के पश्चात, रावी नदी अर्थात नदी का नाम है, तो रावी नदी को पार करने के पश्चात जो है वह सिकंदर ब्यास नदी के पास पहुँचता है। और जब ब्यास नदी के पास पहुंचता है तो जो सिकंदर की सेना है, यहाँ पर एक अति रोचक इंटरेस्टिंग कहानियाँ हुई कि सिकंदर की सेना ने युद्ध करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसके अनेक कारण रहे थे, क्योंकि लगातार युद्ध के कारण सिकंदर की सेना थक चुकी थी और चूँकि भारत की जलवायु भी उष्ण थी तो उसके लिए अनुकूल नहीं था। और मातृभूमि, चूँकि बहुत दिनों से सिकंदर की सेना एक जगह से दूसरी जगह विजय अभियान में चल रही थी, तो उनके अपने मातृभूमि, अपने राज्य की याद आ रहा था। तो इसके कई वजह इतिहासकारों के द्वारा बताए गए हैं, जिसके कारण सिकंदर की सेना जो है आगे बढ़ने से इनकार करता है। परंतु वास्तव में ब्यास की पूर्व की स्थिति जो मगध साम्राज्य की सैन्य शक्ति के कारण भी, चूँकि उससे पूर्व जो मगध साम्राज्य स्थापित हुआ था और मगध साम्राज्य की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत थी, तो उस सैन्य शक्ति से भी भयभीत होकर के निरुत्साहित हो गए थे। इसलिए सिकंदर की सेना जो है आगे बढ़ने से इनकार करती है, मना करती है और अंततः विवश होकर के सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। तो इस तरह से सिकंदर वहाँ से वापस लौट जाता है। इस झेलम और ब्यास के बीच के अभियान के दौरान, जो रावी और ब्यास या झेलम ब्यास के युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो इसी रावी के नदी के बाद से सिकंदर की सेना वापस हो जाती है। दोस्तों, इसको सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, साथ साथ कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न आते हैं कि सिकंदर की सेना वापस क्यों लौट गई, उसके निम्न में से क्या क्या कारण रहे थे, इस तरह की चीज़ें। जबकि सिकंदर एक पराक्रमी विजयी शासक रहा है, उसने कई अभियानों में विजय प्राप्त की और अंततः सिकंदर जो है भारत विजय अभियान को वहीं से वापस करता है। दोस्तों, इस तरह से क्या हमने संक्षेप में देखा कि जो सिकंदर एक महान विजेता के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसकी एक बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी रहती है और वह अंततः विवश होकर के अपनी सेना के पराक्रम के से विवश होकर के उसे वापस लौटना पड़ता है। हालांकि सिकंदर कई वर्षों तक शासन किया, कई प्रदेशों और राज्यों, उस समय के जो छोटे छोटे राज्यों थे, उनको इन तीनों अभियान के द्वारा उस पर शासन किया, विजय प्राप्त किया और इस विजय की प्राप्ति के बाद जो अनेक वर्षों तक भारत पर उसने शासन करता रहा और भारत पे जो उसने विजय प्राप्त किया, उसके भारतीय समाज पे बहुत प्रभाव पड़ा। तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि जो सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, उस आक्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिकंदर के भारत विजय अभियान का भारतीय समाज पर, भारतीय शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, जिसको हम भारत पर सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के रूप में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का
साहित्यिक अभिलेख या साहित्यिक रचनाओं में कम स्थान मिलता है, लेकिन सिकंदर भारत में सिर्फ ये कहा जाता है कि वस्तुतः रूप से उसने 19 महीनों तक रहा और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन सिकंदर का विशाल साम्राज्य जो है वह बहुत कम दिनों में ही समाप्त हो गया और ख़त्म हो गया। इसके बावजूद भी सिकंदर के भारतीय अभियान का प्रभाव बहुत व्यापक रहा है, तो इसलिए सिकंदर को महान विजेता के रूप में जाना जाता है। तो इनको हम अगर छोटे छोटे प्रभावों के रूप में देखें कि किस रूप में हम समझ सकते हैं, तो पहला प्रभाव जो है वह है राजनीतिक प्रभाव, अर्थात भारत पर सिकंदर के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। तो राजनीतिक प्रभाव के रूप में हम देखते हैं कि सिकंदर के भारत विजय अभियान का राजनीतिक प्रभाव क्या था कि जिस समय, जैसा कि मैंने आरंभ में बताया कि जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था या यूनानी आक्रमण हुआ था, उस समय भारतीय प्रदेश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे और उनमें आपस में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो जब सिकंदर का भारत आक्रमण होता है, उसके बाद से इन छोटे छोटे राज्यों में और शासकों के बीच जो है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है और उनमें एकता स्थापित होती है। तो जो भारत छोटे छोटे राज्यों और शासकों के बीच में बिखरा हुआ था, वो सिकंदर के आक्रमण से भयभीत होकर के उनमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का विकास मिला, प्रोत्साहन मिला और उनमें आपस में एकता स्थापित होने लगा। तो इस सिकंदर के भारतीय आक्रमण को प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा विशाल साम्राज्य के निर्माण करने में सफल रहता है। इसी के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित होता है। चूँकि सिकंदर विजय अभियान के बाद मौर्य प्रशासन की स्थापना होती है, तो उस मौर्य प्रशासन की स्थापना के से पृष्ठभूमि में अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि के रूप में देखें तो सिकंदर विजय का अभियान रहा है। अगर दूसरा प्रभाव देखें कि सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, सिकंदर के भारत विजय अभियान का कल्चरल और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, कल्चरल इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो हम देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का सांस्कृतिक प्रभाव रहा है। क्योंकि सिकंदर अपनी सेना के साथ अनेक प्रमुख विद्वानों को लेकर के भी आया था और उन विद्वानों ने उस समय के जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य थे उनको अपने अनुभवों से लेखबद्ध करने का प्रयास करता है और भारतीय इतिहास की तिथि तथा ऐतिहासिक क्रम के निर्धारण में कई विवरणों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अर्थात अगर कहें कि जो सिकंदर के सेना के साथ कुछ लेखक आए थे, विद्वान आए थे, उन्होंने उस समय के भारतीय इतिहास के लेखन का कार्य किया, जिसका प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं कि सिकंदर विजय का आर्थिक प्रभाव क्या रहा, तो आर्थिक प्रभाव के रूप में अगर हम देखते हैं तो सिकंदर के भारत आक्रमण का आर्थिक प्रभाव के रूप में भी देखा जा सकता है। क्योंकि सिकंदर के समय पश्चिमी देशों के बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुआ था और उस समय भारत एवं पश्चिम के देशों में कई स्थानों के बीच में जल मार्ग के साथ साथ स्थल मार्ग के बीच होने वाले जो व्यापार थे, व्यापारिक गतिविधियां थी, उनमें वृद्धि हुई थी और दोनों देशों की जो मुद्राएं थी उनमें आपस में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए थे और यूनानी आक्रमण के फलस्वरूप जो धन जन की अपार क्षति हुई थी वो पश्चिम
जिसके परिणाम स्वरूप जो पश्चिमोत्तर भारत था उसका जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था। तो इसको आर्थिक प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद हम उपनिवेशों की स्थापना, यानी जो यूनानी आक्रमण हुआ तो यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। जो यूनानी कॉलोनीज थी वो स्थापित होती है, वह भी सिकंदर के अभियान के प्रभाव के रूप में इतिहास में देखा जा सकता है। तो यूनानी उपनिवेशों की स्थापना होती है और कई छोटे छोटे राज्य यहाँ पर आते हैं, अपने छोटे छोटे कॉलोनियाँ स्थापित करती है। इसके बाद जो कलात्मक प्रभाव के रूप में अगर देखें कि जो हमारी कला है, सांस्कृतिक है, उनको कलात्मक प्रभाव के रूप में किस तरह से देखा जा सकता है सिकंदर के भारत आक्रमण का। तो कलात्मक प्रभाव इस रूप में देखा जा सकता है कि सिकंदर के आक्रमण के बाद जो भारतीय मुद्राओं पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है और यूनानी प्रभाव के कारण भारत में चांदी के दरब जिसको दाम भी कहा जाता है उसके प्रचलन का शुरुआत हुआ था। तो जो चांदी के दरम थे या दाम उसको कहा जाता था, उसका प्रचलन यूनानी आक्रमणकारियों के बाद हुआ। और उस समय चूँकि वो ये दरम जो होते थे, चांदी के सिक्के कह लें सामान्य भाषा में, तो वो बड़े ही बेडौल सुंदर होते थे। तो उनकी जगह पे उन मुद्राओं के स्थान पे लेखबद्ध और सुंदर एवं परिष्कृत मुद्राओं का निर्माण सिकंदर आक्रमण के साथ, या यूँ कहें कि यूनानी आक्रमण के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ था। तो भारत में जो मुद्रा और मूर्ति कला का जो विकास हुआ, उस मुद्रा और मूर्ति कला के विकास में सिकंदर के अभियान का प्रभाव यानी यूनानी आक्रमण के प्रभाव को देखा जाता है। यूनानी आक्रमण के कारण ही कनिष्क के जो शासक थे में एक शैली का विकास हुआ था जो गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। तो जो गांधार शैली का विकास हुआ कनिष्क के शासनकाल में, उसका प्रभाव जो है यूनानी आक्रमणकारियों के रूप में देखा जाता है। अर्थात गांधार शैली के विकास में यूनानी प्रभाव देखा जाता है। इसी तरह से भारत में नक्षत्र विज्ञान आदि पर प्रभाव देखा जाता है जो यूनानी आक्रमणकारियों के कारण हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने संक्षेप में क्या देखा कि एक जो यूनानी आक्रमणकारी के रूप में भारत पे आक्रमण हुआ, तो उस यूनानी आक्रमणकारियों का जो नेतृत्व दल था, नेतृत्व जो करता था वह सिकंदर था। और सिकंदर मकदूनियाई के शासक जो थे फिलिप का पुत्र था, जिसका जन्म 356 में हुआ था। तो यहाँ से कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं कि यूनानी आक्रमणकारी का नेता कौन था, यूनानी आक्रमणकारी जो भारत में आए उनका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो सिकंदर है। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, तो फिलिप था। सिकंदर के पिता कहाँ के शासक थे, तो मकदूनियाई के शासक थे। और सिकंदर का जन्म कब हुआ, 356 ईस्वी पूर्व में हुआ। और सिकंदर कितने आयु में सिंहासन पे बैठा, 20 वर्ष की आयु में सिंहासन पे बैठा। और उसने अखमनी या बैक्टीरिया पर आक्रमण कब किया। आक्रमण से संबंधित इतिहास के प्रश्न में अगर देखते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ आपको सुमेलित करने वाले में भी प्रश्न दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस जो ऐतिहासिक तथ्य और फैक्ट जो हैं उनको एक स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में पढ़कर याद करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेगा यह वीडियो आपको, जिससे आपके इससे संबंधित प्रश्न अगर आते हैं परीक्षा में तो आप उनका हल ढूंढ सकते हैं। और इसी तरह से अगर इसके बीच का सिकंदर और पोरस के बीच की लड़ाई का बात हो, किस नदी के तट पे हुआ, कहाँ हुआ, कौन विजयी हुआ, तो पोरस और सिकंदर के बीच का जो अभियान है
वह विजयी तो सिकंदर ही रहा है, लेकिन चूंकि उसने पारस की वीरता से प्रभावित हुआ था, इसलिए उसके राजपाट को हटा दिया था। और वो कूटनीति भी रही थी, क्योंकि वह भारत में उसका साथ लेना चाहता था। तो इस तरह से कथन कारण वाले प्रश्न में भी यहाँ आपको प्रश्न आ सकते हैं इसके विजय अभियान से और उसके परिणामों से। अगर हम सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की बात करें तो भारत पे सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव की चर्चा कीजिए, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो आप इन चीज़ का उपयोग करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज क्या देखा कि सिकंदर का जो आक्रमण था भारत विजय का, एक तरह से सफल रहा और बहुत अधिक दिनों तक तो नहीं रहा, लेकिन भारतीय समाज पे अपना एक प्रभाव छोड़ करके गया। दोस्तों, इसी के साथ सिकंदर विजय की अभियान को हम आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं के साथ साथ नमस्कार, और अगली वीडियो की प्रतीक्षा अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगली वीडियो आने की सूचना आपको मिलती रहेगी आसानी से। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।